Section 112 of Indian Evidence Act 1872 states that birth during the marriage conclusive proof of legitimacy. क्या कहता है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112, जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 116 हो चुका है। आइए सबसे पहले इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम समझते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो पूरी तरह से इसी पर्टिकुलर सेक्शन पर बेस्ड है। सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब 116 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो चुका है। ये पर्टिकुलर सेक्शन क्या कहता था? तो ये सेक्शन कहता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव proof of legitimacy, right? तो जब हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ेंगे तो हमें कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहा हूं, जैसे द फैक्ट दैट any person was born during the continuance of valid marriage. तो क्या कहता है? During the continuance of valid marriage, ठीक है? यानी अगर कोई चाइल्ड बॉर्न होता है, अगर किसी बच्चे का जन्म होता है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज, right, between his mother and any man, तो यहां कहा गया है between his mother and any man। समझिए, ये है फादर और ये है मदर। जब इनके बीच वैलिड मैरिज एग्जिस्ट करता था, और दूसरे शब्दों में ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ देयर मैरिटल लाइफ, अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, इफ एनी चाइल्ड इज बॉर्न, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट, इस बात के होते हुए भी कि ये जो बच्चा है वो किसी अदर मैन का है, दिस चाइल्ड इज नॉट चाइल्ड ऑफ दिस फादर, और ये जो बच्चा है वो रिजल्ट है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑफ दिस मदर विथ एनी अदर मैन, तो भी ये जो बच्चा है वो इसी फादर का माना जाएगा, क्योंकि इस बच्चे का जन्म कब हुआ है? तो उस पीरियड के दौरान हुआ है जब ये फादर और ये मदर एक दूसरे के लीगली क्या थे? हस्बैंड और वाइफ थे, और उस पीरियड के बीच इस बच्चे का जन्म हुआ है। तो भले ही ये बच्चा किसी दूसरे मैन से, किसी दूसरे मेल से पैदा हुआ हो, बिकॉज ऑफ मैरिटल टाई ऑफ दिस मदर विथ एनी अदर मैन, ये बच्चा इसी फादर का माना जाएगा। आगे, और within 280 days after its dissolution the mother remaining unmarried, या मान लो कि फादर और मदर के बीच का जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो चुका है, तो जिस दिन डिसॉल्व हुआ उस दिन से विदिन 280 डेज अगर ये जो मदर है ये अनमैरिड रहती है, यानी ये सेकंड मैरिज परफॉर्म नहीं करती है, और इस 280 दिनों के पीरियड के बीच ये किसी चाइल्ड को कंसीव करती है, तो भी ये जो चाइल्ड है वो इसी फादर का माना जाएगा, एंड दैट चाइल्ड इज कंक्लूसिवली लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ दिस फादर।
क्योंकि जो मदर है वो आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज क्या है, अनमैरिड है, unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten. जब तक फादर ये कंक्लूसिवली प्रूफ ना कर दे कि उन 280 दिनों में इस फादर का इस मदर के साथ किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं रहा था, इस फादर का इस मदर के साथ किसी प्रकार से कोई रिलेशन ही नहीं था और ये दोनों कभी एक दूसरे के क्लोज नहीं आए थे। तो यानी ये जो हमारा सेक्शन है विच इज 116 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये क्लियरली इस बात की पुष्टि करता है कि इफ एनी चाइल्ड इज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज, तो भले ही माता ये असर्ट करे, ये मान ले कि ये जो बच्चा है वो इस फादर का नहीं है बल्कि किसी तीसरे आदमी का है, तो भी लॉ इस चाइल्ड को इस फादर का ही चाइल्ड मानेगी। और अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो भी जाता है इस फादर और मदर के बीच, लेकिन जिस दिन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हुआ उस दिन से विद इन 280 डेज अगर मदर किसी चाइल्ड को कंसीव करती है और वो अनमैरिड रहती है, तो भी ये जो चाइल्ड होगा वो इसी फादर का लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, जब तक ये प्रूफ फादर ना कर दे किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के थ्रू कि उन 280 दिनों के बीच इस फादर का उस मदर के साथ किसी प्रकार का कोई फिजिकल रिलेशन स्टेब्लिश ही नहीं हुआ। ठीक है, आई होप कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अचानक से मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात क्यों कर रहा हूं, तो इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि हाल ही में इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ये कंफर्म किया है कि भले ही जो बच्चा है वो वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का नतीजा है और जो डीएनए रिपोर्ट है वो इस बात की पुष्टि करती है कि वो बच्चा फादर का नहीं है बल्कि किसी अदर पर्सन का है, तो भी वो जो बच्चा है वो फादर का ही लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, उस फादर का ही लीगल चाइल्ड माना जाएगा। क्या है पूरा मामला, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस पर्टिकुलर केस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड इज लीगल फादर ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम वाइफ्स एडल्ट्री डिस्पाइट डीएनए प्रूफ। In a landmark ruling, the Supreme Court of India reaffirmed that Supreme Court of India ने एक बार फिर से ये कहा कि child born during the subsistence of valid marriage is legally presumed। तो लीगली ये प्रिजम्पशन किया जाएगा कि वो क्या है, हस्बैंड का ही ऑफ स्प्रिंग है, यानी हस्बैंड का ही बच्चा है, रिगार्डलेस ऑफ एलिगेशंस ऑफ एडल्ट्री। भले ही वो ये एलिगेशन लगाए कि उसकी वाइफ जो है वो किसी अदर मैन के साथ फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश करती थी ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज, और बायोलॉजिकल एविडेंस टू द कॉन्ट्रारी, भले ही डीएनए रिपोर्ट ये क्लियरली शो करता हो कि वो बच्चा उस फादर का नहीं है। The judgment delivered by a bench comprising Justice Shurikant and Justice Ujjwal Bhuyan। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायमूर्ति शूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान ने ये जजमेंट डिलीवर किया है, जिसमें केरला हाईकोर्ट के रूलिंग को सेट असाइड कर दिया गया, जिस केरला हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को अलाउ किया था कि वो दोबारा से पैटर्निटी और मेंटेनेंस का जो डिस्प्यूट था वो क्या करे, दोबारा रीओपन करे नियरली अ डिकेड आफ्टर द इशू हैड बीन सेटल्ड। तो पूरा मामला हम डिटेल में समझने वाले हैं। हम उन सभी
की लीगल इश्यूज से भी डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए सबसे पहले हम इस केस के बैकग्राउंड को समझते हैं। द केस इवान रथिनाम वर्सेस मिलन जोसेफ। केस है हमारा इवान रथिनाम वर्सेस मिलन जोसेफ, राइट। क्रिमिनल अपील नंबर 413/2025, राइट। अब एक बात आप समझो कि यहां जो एपिलेंट है ये है रथिनाम, ये है एपिलेंट, और ये है वो चाइल्ड रेस्पोंडेंट। इवान रथिनाम इज दैट पर्सन, ये वो पर्सन है जिसके साथ इस पर्टिकुलर चाइल्ड के मदर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। मिलन जोसेफ इज दैट चाइल्ड, और ये क्या है इस पर्टिकुलर केस में रेस्पोंडेंट। अब हुआ ये था कि इस पर्टिकुलर चाइल्ड के फादर, जिसे कोर्ट लेजिटिमेट फादर मानता है, उसने इस पर्टिकुलर चाइल्ड को अबेंडन कर दिया था, इसका परित्याग कर दिया था। तो इस चाइल्ड का ये क्लेम था कि क्योंकि डीएनए रिपोर्ट क्लियरली ये शो करते हैं कि इवान रथिनाम, जो कि इसके मदर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इसकी मदर का इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ चल रहा था, और डीएनए रिपोर्ट से ये कंफर्म हो चुका था कि इवान रथिनाम भी क्या है, मिलन जोसेफ का बायोलॉजिकल फादर है। तो इसने क्या किया, मिलन जोसेफ ने अपने बायोलॉजिकल फादर के अगेंस्ट पिटीशन फाइल किया फॉर मेंटेनेंस, और इसे अपने फादर के तौर पे कंसीडर करने के लिए एक पिटीशन भी मूव किया फॉर डिक्लेयरिंग दैट ही इज द फादर ऑफ दिस चाइल्ड, राइट। तो द केस इवान रथिनाम वर्सेस मिलन जोसेफ, क्रिमिनल अपील नंबर 413/2025 arose from a long drawn legal battle between appellant, appellant कौन है यहाँ पे, इवान रथिनाम, and respondent मिलन जोसेफ, who claimed that रथिनाम was his biological father। तो मिलन जोसेफ का ये कहना था कि इवान रथिनाम क्या है, इसके बायोलॉजिकल फादर है। द रेस्पोंडेंट was born in 2001। मिलन जोसेफ 2001 में पैदा हुआ था, ड्यूरिंग द मैरिज ऑफ हिज मदर टू मिस्टर राजू कुरियन, ठीक है। तो इसके मदर का जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था, मिस्टर राजू कुरियन के साथ हुआ था। और जब इसके मदर और इसके फादर मिस्टर राजू कुरियन के बीच वैध विवाह के पीरियड चल रहे थे, तो उसी बीच मिलन जोसेफ का जन्म होता है, राइट। बट हिज मदर लेटर असर्टेड दैट, लेकिन बाद में इसकी माता ने कहा और ये माना कि जो मिलन जोसेफ है वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप से पैदा हुआ है, और लीगली उसके फादर राजू कुरियन नहीं है, बल्कि कौन है, इवान रथिनाम है, बिकॉज इवान रथिनाम इज हिज बायोलॉजिकल फादर, राइट। ये मदर खुद एक्सेप्ट करती है। इन 2007 मिलन जोसेफ्स मदर शॉप टू अमेंड द बर्थ रिकॉर्ड्स टू रिफ्लेक्ट रथिनाम एज द फादर। अब 2007 में मिलन जोसेफ की मां ये चाहती थी कि मिलन जोसेफ का जो बर्थ रिकॉर्ड है उसमें इवान रथिनाम को एज अ फादर इनका नाम दर्शाया जाए और अमेंडमेंट किया जाए। मिस्टर राजू कुरियन का नाम हटा करके मिलन जोसेफ के बर्थ रिकॉर्ड्स पर फादर के स्थान पर इवान रथिनाम का नाम लाया जाए, लेकिन म्यूनिसिपल अथॉरिटीज ने इनके इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया और कहा जब तक आप कोर्ट से ऑर्डर नहीं पास कराते हो तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते। सब्सिक्वेंटली अ सिविल सूट, और इस तरह से एक सिविल सूट फाइल किया जाता है विथ नंबर 425/2007 was filed before फर्स्ट एडिशनल मुंसिफ कोर्ट। तो इसे
फर्स्ट एडिशनल मुंसिफ कोर्ट एर्नाकुलम में एक सिविल सूट फाइल किया जाता है फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ पैटर्निटी, ठीक है, एंड एन इंजंक्शन डायरेक्टिंग रथिनाम टू एक्नॉलेज द चाइल्ड एज हिज ओन, इस चीज के लिए कि उस चाइल्ड का बायोलॉजिकल फादर रथिनाम है, और वही क्या है, उसका बायोलॉजिकल फादर है। तो इसे डिक्लेयर करने के लिए कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल किया गया। इसके बाद जो रेस्पोंडेंट है फाइल्ड अ मेंटेनेंस पिटीशन, इसके बाद मिलन जोसेफ ने एक मेंटेनेंस पिटीशन भी फाइल किया, सीकिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम रथिनाम, ताकि इस पर्सन से इसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। क्यों? क्योंकि मदर का जिसके साथ विवाह हुआ था मिस्टर राजू कुरियन, उसने क्या किया था, इस बच्चे का परित्याग कर दिया था। The Munsif Court, however, rejected the paternity claim in 2009. मुंसिफ कोर्ट ने पैटर्निटी क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था 2009 में, होल्डिंग दैट मिलन जोसेफ वाज प्रिज्यूम्ड टू बी लेजिटिमेट सन ऑफ मिस्टर राजू कुरियन। तो मुंसिफ कोर्ट ने भी सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए पैटर्निटी का जो पिटीशन फाइल किया गया था उसे रिजेक्ट कर दिया, और मुंसिफ कोर्ट ने ये कहा कि इस पर्टिकुलर बच्चे का जो लीगल फादर है वो मिस्टर राजू कुरियन है, ना कि इवान रथिनाम। तो पैटर्निटी का पिटीशन ऐसे ही कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। The Munsif Court, however, rejected the paternity claim in 2009, holding that Milan Joseph was presumed to be legitimate son of Mr. Raju Kurian as his parents were married. क्योंकि जब मिलन जोसेफ पैदा हुआ तो उस दौरान क्या था, फादर और मदर के बीच लीगली वैलिड मैरिज एग्जिस्ट करता था और उन दोनों के बीच कोहैबिटेशन भी हो रहा था। The ruling was upheld by sub-judge Ernakulam and later by Kerala High Court in 2011, making it final. और बाद में सब जज एर्नाकुलम ने भी इस पर्टिकुलर रूलिंग को माना और केरला हाई कोर्ट ने भी 2011 में इसी रूलिंग को सुनाया और फिर जजमेंट डिलीवर कर दिया कि जो फादर हैं लीगली वो राजू कुरियन है, ना कि इवान रथिनाम, क्योंकि इस बच्चे का जन्म इन दोनों फादर और मदर के बीच जब वैलिड मैरिज एग्जिस्ट कर रहा था उसी बीच हुआ था, और उस दौरान इनके बीच कोहैबिटेशन भी हो रहा था, यानी फिजिकल रिलेशंस भी एस्टेब्लिश हो रहे थे, राइट। However, in 2015, the respondent revived the maintenance petition before the family court. लेकिन 2015 में रेस्पोंडेंट यानी मिलन जोसेफ ने फिर से मेंटेनेंस पिटीशन फाइल किया फैमिली कोर्ट में, arguing that his biological father Rathinam should be responsible for his support since Mr. Raju Kurian had abandoned him. तो 2015 में फिर से रेस्पोंडेंट के द्वारा एक मेंटेनेंस का पिटीशन फाइल किया जाता है जिसमें ये कहता है कि इसके जो बायोलॉजिकल फादर हैं वो इवान रथिनाम हैं, वही आदमी है क्योंकि उसी आदमी के साथ इसके मदर का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन था, और क्योंकि डीएनए रिपोर्ट से ये क्लियर होता है कि यही रेस्पोंडेंट के बायोलॉजिकल फादर हैं, तो अब ये रिस्पॉन्सिबल हैं मुझे मेंटेन करने के लिए, क्योंकि राजू कुरियन ने मेरा परित्याग कर दिया है। फैमिली कोर्ट ने इस पिटीशन को अलाउ कर दिया क्योंकि फैमिली कोर्ट का यह मानना था कि जो पैटर्निटी है और जो लेजिटिमेसी है वो दो सेपरेट इश्यूज हैं, राइट। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है और ये जो एपिलेंट है ये पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट आफ्टर हियरिंग आर्गुमेंट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों साइड से आर्गुमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 लीगल इश्यूज फ्रेम किया। पहला, लीगल प्रिजम्पशन एज टू लेजिटिमेसी एंड डीएनए एविडेंस, पहला की इश्यूज।
लीगल प्रिजम्पशन एज टू लेजिटिमेसी एंड पैटर्निटी। इसमें कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विच स्टेबलाइजेस दैट अ चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग अ वैलिड मैरिज क्या है, वो कंक्लूसिवली लेजिटिमेट चाइल्ड है उसी फादर का, unless it is proven that the husband had no access to the wife at the time of conception। जब तक हस्बैंड ये कंफर्म ना कर दे और एविडेंसेस ना शो कर दे कि उसका और उसके पत्नी के बीच किसी प्रकार का कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही प्रीवियस जजमेंट्स को रूल आउट किया और कहा इवन इफ डीएनए एविडेंस इंडिकेट्स अदरवाइज, अगर डीएनए एविडेंस अदरवाइज ये इंडिकेट करते भी हैं कि वो जो बच्चा है वो किसी दूसरे पुरुष का है, द लॉ प्रायोरिटाइजेस सोशल लेजिटिमेसी ओवर बायोलॉजिकल ट्रूथ, तो भी जो लॉ है वो उस बच्चे को उसी फादर का लेजिटिमेट चाइल्ड मानेगा। A legitimate child cannot be bastardized merely based on scientific findings unless conclusive proof of non-access is stabilized। तो भले ही डीएनए रिपोर्ट ये शो करता हो कि जो बच्चा है वो किसी दूसरे मेल का है, तो भी वो जो बच्चा है वो उसी फादर का माना जाएगा जब तक फादर किसी कोगेंट एविडेंस को पेश ना कर दे और ये प्रूफ ना कर दे बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट कि उसका और उसके वाइफ का उस पीरियड के बीच किसी प्रकार का कोई कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश नहीं हुआ था, यानी उस वैलिड मैरिज के पीरियड में किसी प्रकार का कोई सेक्सुअल रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हुआ था, उनके बीच किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं था, राइट। सिंस द रेस्पोंडेंट मदर, आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि रेस्पोंडेंट की जो मदर हैं और मिस्टर राजू कुरियन, इन दोनों की शादी हुई थी और ये दोनों एक साथ रह रहे थे और उसी बीच ये बच्चा पैदा होता है, तो ये जो प्रिजम्पशन है सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का ये लागू होता है। दूसरा जो की इशू था वो था जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल एंड फैमिली कोर्ट्स। तो कोर्ट ने कहा द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट व्हाइल फैमिली कोर्ट्स हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ओवर लेजिटिमेसी इश्यूज, फैमिली कोर्ट्स के क्या है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है ओवर लेजिटिमेसी इश्यूज। द मुंसिफ कोर्ट एंड सब जज कोर्ट हैड अथॉरिटी टू डिटरमाइन पैटर्निटी इन ओरिजिनल सूट, और मुंसिफ कोर्ट और सब जज कोर्ट का क्या है, अथॉरिटी है ओरिजिनल सूट में पैटर्निटी को डिसाइड करना, ठीक है, कि कौन फादर है। सिंस द लेजिटिमेसी इशू हैड ऑलरेडी बीन सेटल्ड, क्योंकि 2011 में ही केरला हाई कोर्ट ने लेजिटिमेसी इशू को डिसाइड कर दिया था, द फैमिली कोर्ट कुड नॉट रीओपन द मैटर ऑफ गाइज ऑफ मेंटेनेंस। तो अब फैमिली कोर्ट को इस मैटर को दोबारा से ओपन नहीं करना चाहिए था। तीसरा की पॉइंट जो कोर्ट ने रेज किया वो था बार ऑफ रेस जुडिकाटा, ठीक है। रेस जुडिकाटा क्या कहता है, तो ये कहता है कि अगर कोई मैटर ऑलरेडी किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है तो सेम सब्जेक्ट मैटर पर सेम पार्टीज दोबारा से कोई पिटिशन नहीं फाइल कर सकती हैं किसी कोर्ट में, बिकॉज द मैटर हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। क्या है, ये है रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट। तो कोर्ट ने कहा दैट द रिवाइवल ऑफ मेंटेनेंस पिटिशन, मेंटेनेंस पिटिशन को फिर से फाइल करना, ये जानते हुए भी कि कोर्ट ने ऑलरेडी ये कह दिया था कि जो फादर है वो इवान रथिनाम नहीं है बल्कि राजू कुरियन है, फिर भी आप मेंटेनेंस पिटिशन फाइल करते हो और इवान रथिनाम से मेंटेनेंस क्लेम करते हो। तो क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है फिर भी आपने पिटिशन फाइल किया, तो ये क्लियरली क्या है, रेस जुडिकाटा का वायलेशन है। As the Kerala High Court 2011 judgment had already settled the issue of paternity and legitimacy, क्यों, क्योंकि केरला हाई कोर्ट ने अपने 2011 के जजमेंट में आपके इशू ऑफ पैटर्निटी और लेजिटिमेसी को सेटल कर दिया था, उस पर अपना डिसीजन दे दिया था। A child
मे हैव अ बायोलॉजिकल फादर, एक बच्चे का कोई बायोलॉजिकल फादर हो सकता है, बट लॉ रिकॉग्नाइजेस द हस्बैंड एज लीगल फादर, लेकिन जो लॉ है वो हस्बैंड को ही लीगल फादर मानता है, इफ द प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी स्टैंड्स, क्योंकि हमें क्या करना है, सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत हमें जो प्रिजम्पशन है उसे देखना है. Once the court have ruled on this matter, reopening it undermines judicial finality and leads to endless litigation. तो ये क्या है, रेस जुडिकाटा का वोलेशन है कोर्ट ने कहा. फाइनल वर्डिक्ट कोर्ट ने क्या दिया, द सुप्रीम कोर्ट अलाउड द अपील एंड क्वेस्ड फैमिली कोर्ट 2015 ऑर्डर. तो इवान रथिनाम जो कि मदर के बॉयफ्रेंड थे, या हम कह सकते हैं कि जिस मदर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था इवान रथिनाम के साथ, और डीएनए रिपोर्ट भी ये प्रूव करती थी कि इवान रथिनाम ही क्या है, इस पर्टिकुलर रेस्पोंडेंट के बायोलॉजिकल फादर है. और क्योंकि मदर ने भी माना था कि बायोलॉजिकल फादर इवान रथिनाम है, राजू कुरियन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके इस अपील को, जो कि इन्होंने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट किया था, फैमिली कोर्ट में मिलन जोसेफ ने मेंटेनेंस का पिटीशन फाइल किया था और मेंटेनेंस अलाउ हो गया था, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट इवान रथिनाम ने अपील फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके इस अपील को अलाउ कर दिया और फैमिली कोर्ट के 2015 के ऑर्डर को क्वेश कर दिया और मेंटेनेंस के पिटीशन को डिसमिस कर दिया. इट वॉज हेल्ड दैट लेजिटिमेसी डिटरमाइंस पैटर्निटी अनलेस रिब्यूटेड बाय क्लियर प्रूफ ऑफ नॉन एक्सेस. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक ये प्रूफ ना हो जाता है हस्बैंड के द्वारा कि उस वैलिड मैरिज के पीरियड के बीच उसका और उसके वाइफ के साथ किसी प्रकार का कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ था, तब तक वो जो बच्चा है वो उसी फादर का माना जाएगा. दूसरा, डीएनए एविडेंस अलोन कैन नॉट ओवरराइड द लीगल प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी. डीएनए रिपोर्ट अकेला लीगल प्रिजम्पशन जो है सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसे ओवरराइड नहीं कर सकता है. तीसरा, द 2011 जजमेंट वॉज फाइनल. हाई कोर्ट का जो 2011 का जजमेंट था वो फाइनल था और केस को दोबारा से ओपन करना ये किसी प्रकार से परमिशिबल नहीं था. जो मेंटेनेंस पिटीशन फाइल किया गया था वो इनवैलिड था और मिस्टर राजू कुरियन ही क्या है, लेजिटिमेट फादर हैं. ये था सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट अपॉन सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और जो केस है वो है इवान रथिनाम वर्सेस मिलन जोसेफ. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.